जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से आवेश होता है, आवेश उत्पन्न होता है और आवेश का क्वांटीकरण होता है। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम आज देखने वाले हैं कूलाम का नियम क्या होता है और उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, हर साल पीएससी में एसीएफ के वैकेंसी जो पिछले 2 बार आया है, पहले बार जब 2016 में आया था और 2017 में आया, तो 16 की तुलना में 17 का पेपर कंपेटिवली कठिन था। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि ईयर बाय ईयर लेवल बढ़ते जा रहा है। और आप बिलीव कीजिएगा, आरपीएससी राजस्थान पीएससी का सिलेबस खोल के देखिएगा। आरपीएससी वहां पर ऑप्शनल होता है, ये पेपर ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है लेकिन ऑप्शनल फॉर्म में होता है। आप फिजिक्स का सिलेबस निकाल के देखिएगा, फिजिक्स का सिलेबस वहां पे पूरा आपको 12th का पूरा फिजिक्स मिलेगा। मतलब उनके तुलना में हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो एकदम नगण्य है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, नेग्लिजिबल है। कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन का लेवल अगर कभी उठा के दे दिया तो आप कभी कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, और इसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन का लेवल कभी भी बढ़ा सकता है वो। ठीक है, तो चलिए कुछ हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ताकि पढ़ा तो सभी रहे हैं, बेसिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, बेसिक सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर एडवांस आ गया तब क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, ये करने के लिए हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, एडमिशन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, तो आप यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी एडमिशन को कंप्लीट कराइए और लगातार लेक्चर देखते रहिए। ठीक है, अभी ये कुछ लेक्चर आपके यूट्यूब पर जाएंगे और शायद संभवतः इसके बाद मैनेजमेंट जो भी आगे निर्धारित करता है तो लेक्चर फिर एप्लीकेशन पर आना चालू हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर आना चालू हो जाएगा। तो चलिए आज एक नए लेक्चर के साथ फिर से चालू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, और इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर हमारा आज का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पर आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। क्या नियम? कूलाम का नियम। ठीक है भाई, कूलाम का नियम और इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न देखें, कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कूलाम्स लॉ क्या कहता है। कूलाम क्या था? एक साइंटिस्ट था जिसने हमको आवेश के बारे में बताया। अच्छा, आवेश का जब मैं लास्ट क्लास बताया था तो मैं आपको इसका यूनिट बताना भूल गया था शायद। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवेश, पहले थोड़ा सा यूनिट का चर्चा कर लेते हैं, आवेश की इकाई। ठीक है भाई, आवेश की इकाई। इसको बता क्यों रहा हूं समझिएगा, इसके पीछे एक कहानी है, इसीलिए इसके बता रहा हूं। आवेश की इकाई, अगर मैं आपको आवेश का इकाई करने के लिए बोलता हूं तो आप बोलते हैं एसआई मात्रक। सर, एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है भैया एसआई मात्रक? कूलाम। इसको एक याद रखिए, पहला चीज। ठीक है, देखो रहने को बहुत सारा चीज है। ठीक है, आवेश का इकाई चालू करो तो शायद एक दिन इसी में लेक्चर जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो चीजें याद रखनी है उसको देखिए। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसी का सीजीएस मात्रक होता है, इसी का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्थैत कूलाम। सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? स्थैत कूलाम। स्टैट कूलाम कहा जाता है इंग्लिश में, इसको स्टैट कूलाम कहा जाता है, स्टैट कूलाम कहा जाता है, स्टैट कूलाम, स्थैत कूलाम्स कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई। इसी स्थैत कूलाम को कहा जाता है फ्रैंकलिन। क्या कहा जाता है इसको? फ्रैंकलिन कहा जाता है। इसी स्थैत कूलाम को क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन। एफ आर से प्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रेजेंट किया जाता है इसको? एफ आर से प्रेजेंट किया जाता है, फ्रैंकलिन कहा जाता है स्थैत कूलाम को। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात? इसको क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन कहा जाता है। ठीक है, एफ आर से प्रेजेंट किया जाता है। सीजीएस पद्धति में कूलाम का मात्रक स्थैत कूलाम होता है, या इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। ये कभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता था, इसीलिए इसको बता रहा था। ठीक है, एक तीसरा याद रखिएगा, एब कूलाम। क्या कहा जाता है इसको? एब कूलाम। इसका मात्रक होता है एब कूलाम, एब कूलाम। ठीक है, क्या होता है इसका तीसरा मात्रक? एब कूलाम। ये मैग्नेट के पर्पज से होता है, मैं आपको उतना नहीं लेके जा रहा हूं, विद्युत चुंबकीय आवेश ऐसा शब्द नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन आप याद रखिएगा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? एब कूलाम होता है। और ये जो एब कूलाम होता है, ये एक कूलाम का, इनके बीच संबंध देखिए, एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम, 1/10 एब कूलाम। एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होता है। ये याद रहेगा, इतने सारे चीज। एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? स्थैत कूलाम।
या इसी को कभी लिखता है स्थैतिक कूलाम को ESU। क्या लिखता है इसको? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, स्थैतिक कूलाम। ठीक है भाई, ESU। और कभी कभी इसी को लिखता है EMU, जब मैग्नेट के फॉर्म में लिखता है तो EMU भी लिखता है। तो आपको ये सब याद रखिएगा, ESU, EMU, मैग्नेट के फॉर्म में विद्युत चुंबकीय आवेश EMU, स्थैतिक कूलाम में उसका मात्रक, सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक EMU, ESU। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन कहा जाता है, जिसको FR से रिप्रेजेंट किया जाता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है एब कूलाम। क्या होता है? एब कूलाम। और एक कूलाम कितना एब कूलाम के बराबर होता है? तो एक कूलाम 10 की 1 की बटा 10, एक कूलाम 1 की बटा 10 एब कूलाम के बराबर होता है। याद रहेगा इतना सारा चीज। और देखिए और क्या याद रखना चाहिए आपको? एक माइक्रो कूलाम, एक, हिंदी में ही लिखता हूं, एक माइक्रो कूलाम, और लिखिएगा एक मिली कूलाम, एक मिली कूलाम। एक मिली कूलाम बराबर 10 की घात -3 कूलाम, और एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। मिली, माइक्रो ये सब तो जानते हैं हम। तो एक मिली कूलाम बराबर 10 की घात -3 कूलाम, और एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। याद रहेगा ये सारी चीजें कि क्या होता है करके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देखिए, मैं ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहा हूं समझिएगा। लास्ट ईयर एमपीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था, 2018 या 19 का एग्जाम था एसीएफ का, तो 2018-19 एसीएफ के एग्जाम में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। हालांकि वो क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछ दिया था, लेकिन वो क्वेश्चन फिजिक्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो ऐसे कॉमन टॉपिक होते ही हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था समझिएगा। ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 ग्राम पदार्थ में, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 ग्राम पदार्थ में कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम पदार्थ में कितनी ऊर्जा होती है? ये क्वेश्चन था आपका। अब समझिए 1 ग्राम पदार्थ में कितनी ऊर्जा होती है। किसका 1 ग्राम पदार्थ? कौन सा 1 ग्राम पदार्थ? हो सकता है कार्बन के 1 ग्राम पदार्थ लूं तो ज्यादा ऊर्जा निकले, हाइड्रोजन का लूं तो और ज्यादा निकले, और ऑक्सीजन का लूं तो कम ऊर्जा निकले। आ रहा है बात समझ में? तो केवल यही था सेंटेंस, 1 ग्राम पदार्थ में कितनी ऊर्जा होती है। अब इसका कोई अता पता नहीं था क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या हिंट है करके। लेकिन आप समझिए, आपने आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ा, आइंस्टीन समीकरण पढ़ा है, आइंस्टीन का समीकरण पढ़ा है। और आइंस्टीन का समीकरण क्या कहता है? आइंस्टीन का समीकरण कहता है कि E = mc का स्क्वायर। क्या कहता है? E = mc का स्क्वायर, जहां E क्या है? ऊर्जा, m क्या है? द्रव्यमान, और c क्या है? प्रकाश का वेग। क्या है भैया? c प्रकाश का वेग, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग। तो वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग c का मान कितना होता है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हम जानते हैं भैया। c का मान कितना होता है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। m का मान क्या प्रश्न में दिया हुआ है? m का मान प्रश्न में कितना दिया? 1 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। अगर मैं इसको किलोग्राम में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा? 10 की घात, 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 ग्राम। अच्छा, आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट बदलना आना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा हूं मैं? 1 किलोग्राम बोल रहा हूं तो क्या हो जाएगा भैया? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। अगर मैं इसी को उल्टा लिख रहा हूं, देखिए 1000 ग्राम बराबर क्या हो गया मेरे पास? 1 किलोग्राम। सही बात है ऐसा। अगर मैं 1 ग्राम बोलूं तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 की बटा 1000 किलोग्राम हो जाएगा ऐसा। मतलब 1 की बटा 10 की घात 3 किलोग्राम, और इसी को और सॉल्व करूं तो हो जाएगा 10 की घात -3 किलोग्राम। सही बात है। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 10 की घात -3 किलोग्राम। तो 1 ग्राम बराबर मैं कितना लिख सकता हूं? 10 की घात -3 किलोग्राम। एक लेक्चर तो मैं पूरा यूनिट और डायमेंशन पढ़ाता हूं, लेकिन अभी फिलहाल उतना समय नहीं है। तो 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम। देखिए क्यों ऐसा कर रहा हूं, किलोग्राम क्यों कर रहा हूं, ग्राम में क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि यहां पर मात्रक किसमें दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक अगर क्या है? मीटर है, तो किलोग्राम का यह पदार्थ द्रव्यमान का मात्रक क्या होना चाहिए? किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है भाई, एसआई पद्धति में। अगर मैं इसको ग्राम में लेता तो ये हो जाता सीजीएस पद्धति में, और ये हो जाता एसआई पद्धति में, और यहां से यूनिट अनबैलेंस हो जाता। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों के कारण मैंने इसको क्या कर दिया? 10 की घात -3 किलोग्राम में बदल दिया। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। एकदम इजी है भाई। 10 की घात -3 गुणित 3 गुणित 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ है c का स्क्वायर, इसीलिए उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -3 9 गुणित 10 की घात 16।
ये आपको आता होगा सॉल्व करना। जैसे इसको मिटा रहा हूं, देखिए यहां पर फिर शॉर्ट बता रहा हूं, 10 की घात 8 का वर्ग लिखा हुआ है, तो 10 की घात 8 का वर्ग का मतलब 8 गुणित 8 नहीं होता, 8 8 64 नहीं होता है, समझिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 8 गुणित 2 हो जाएगा, और 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये इसका फॉर्मूला है। 10 टू द पावर m, सॉरी x टू द पावर m टू द पावर n, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है x टू द पावर m इंटू n, x टू द पावर m इंटू n, ये इसका मतलब है, ठीक है भाई, क्लियर है इतना। तो उसी तरीके से क्या हो गया, 10 की घात 16 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 गुणित 10 की घात 16 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13, कितना बच जाएगा यहाँ पर मेरे पास, 13, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल, तो 9 गुणित 10 की घात 13 जूल ऊर्जा उसमें निकल कर आएगा। तो 1 ग्राम पदार्थ में कितनी ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर है हमारे पास 9 गुणित 10 की घात 13 जूल ऊर्जा होती है, 9 गुणित 10 की घात 13 जूल ऊर्जा होती है। इस क्वेश्चन को बता के रहा हूँ टॉपिक से हट कर, उसको समझिएगा कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, एक लाइन का क्वेश्चन था और इसका आंसर भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आपको अप्रोच उस लेवल का लगाना पड़ेगा दिमाग का, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूं मैं, अब दूसरा देखते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था आवेश, समझ गए आप, तो आवेश में आपको क्या जानना है, आवेश के एसआई मात्रक कूलाम, सीजीएस पद्धति मात्रक स्थैत कूलाम, उसी को ईएसयू कहा जाता है। जब मैग्नेट के टर्म में लिखेगा विद्युत चुंबकीय आवेश का मात्रक तो ईएमयू, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको, स्थैत कूलाम को ही क्या कहा जाता है, फ्रैंकलिन कहा जाता है। फ्रैंकलिन का नाम आपको याद रखना है कहां पर, जब कांचाब और रेजिनी को उसने क्या कहा था, क्रमशः धनावेश और ऋणावेश कहा था, ठीक है। और इसका एक और मात्रक क्या होता है, एब कूलाम, और 1 कूलाम बराबर कितना एब कूलाम होता है, कभी भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम होता है, या ऐसा कहोगे 1 कूलाम बराबर 10 की घात -1 एब कूलाम, ये भी वही बात है, 10 की घात -1 एब कूलाम, 10 को ऊपर ले गया मैं तो 10 की घात -1 एब कूलाम, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपका। चलिए अब चलते हैं कूलाम के नियम पर चलते हैं। तो कूलाम भाई साहब ने क्या बताया हमको, इसने कहा कि इसके पास 2 आवेश है। देखिए मैं एकांक आवेश को पढ़ाया नहीं यहाँ पे, ठीक है, आप समझिएगा, मैं एकांक आवेश यूज भी नहीं करूंगा क्योंकि, तो एकांक आवेश भी आपको जानना चाहिए, लेकिन एकांक आवेश यहाँ पर बताया नहीं, सीधा कूलाम का नियम चलते हैं। क्या बताया कूलाम के नियम में इसने, कि 2 आवेश हैं, एक आवेश है Q और एक दूसरा आवेश है Q, ठीक है भाई, एक आवेश है Q1 Q2 ले लेते हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हैं। कितने मीटर की दूरी पर हैं, r मीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच का दूरी कितना है, r मीटर, ठीक है। 2 आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब ऐसी स्थिति में ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में, आकर्षित कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के दौरान एक बल उत्पन्न होगा जिसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहा जाएगा, ठीक है। तो कूलाम ने उसी बल को परिभाषित किया, क्या किया कूलाम ने, कि जब 2 आवेश को एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उनके मध्य एक बल उत्पन्न होता है और इसे ही कूलाम बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कूलाम बल कहा जाता है। यह बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। क्लियर बात है भाई। तो इसी बल की गणितीय व्याख्या करने के लिए कूलाम ने एक समीकरण दिया जिसको कहा जाता है कूलाम के बल का समीकरण या कूलाम के नियम का समीकरण कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगर ये आवेश पॉजिटिव है और ये आवेश भी पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों के बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षी बल होगा। मतलब ये इसको इस दिशा में ढकेलेगा, ये इसको इस दिशा में ढकेलेगा। आ रहा है बात समझ में। अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तब भी दोनों के मध्य लगने वाला बल कैसा होगा भैया, एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षी बल होगा। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षी बल होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, आकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। डायरेक्शन इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन के हालांकि क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास, लेकिन याद रखिएगा कि Q1 और Q2 अगर एक दूसरे के अपोजिट साइन में है, एक धनात्मक आवेश है एक ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और लगने वाला बल होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और लगने वाला बल होगा आकर्षण बल, ठीक है।
तो इसी के लिए कूलाम ने नियम दिया, और कूलाम का नियम कहता है कि इन दोनों के बीच लगने वाला बल, अभी मैं इसको देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको केवल Q1 और Q2 बोल रहा हूं, ठीक है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल इनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, इनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। जो लगने वाला बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है भैया, ये इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या होता है, ये जो लगने वाला बल है इन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच के जो दूरी है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है या बल लगने वाला बल। क्लियर है, तो इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं कंबाइन करके लिखता हूं तो मेरे पास निकल कर क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये निकल कर आएगा मेरे पास। और जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं तो मैं यहां पर एक नियतांक लगाता हूं, इस नियतांक का नाम है K। क्या है इस नियतांक का नाम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या हो गया भैया, ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर बात है ऐसा। अब इस K के मान के बारे में अगर मैं बात करता हूं, इस K का अगर मैं मान रखता तो मैं यहां पर K का मान होता मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां चार तो एक यूनिट है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, पाई यूनिटलेस क्वांटिटी है या विमाहीन राशि है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको आपको देखिए, Q1 क्या होता है समझ गए हैं, Q2 क्या होता है समझ गए हैं, R क्या होता है समझ गए हैं। यहां पर एक शब्द है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है, इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इंग्लिश में इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहा जाता है इसको, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। क्लियर है भाई। तो ये आ गया हमारे पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मान रखा जाए, वायु या निर्वात के लिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मान रखा जाए और उसको सॉल्व किया जाए तो F इक्वल टू निकल कर आता है हमारे पास 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि K का मान कितना होता है, अगर कभी पूछा तो 9 × 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 9 × 10⁹, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूटन में निकल आएगा। और ये क्या निकल गया, बल है, बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, और दूसरा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए मेरे को कूलाम का नियम लेकर चलना है, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे आपको यूनिट पूछता तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट निकाल के बताइए। क्या बोलता मैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये एग्जाम में आपको दे दिया, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक निकाल के बताइए, ये इसका यूनिट निकाल के बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तब आपको क्या करना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यहाँ पर मात्रक निकालना है। तो ये आसान सा चीज़ है भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मात्रक कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे मैंने क्या लिखा है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ ना, बोलो भाई ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पर 1 का कोई मात्रक नहीं होगा, 4 का कोई मात्रक नहीं होगा, पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक है। किसका मात्रक होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, Q1 का मात्रक होगा, Q2 का मात्रक होगा, R का मात्रक होगा, F का मात्रक होगा। मेरे को किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या है मेरे पास, Q1 Q2 अपॉन F, नीचे आ गया R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया, F R स्क्वायर। मेरे को केवल मात्रक निकालना है, मैं जो मात्रकहीन राशि था उसको हटा दिया, विमाहीन राशि था उसको। Q1 और Q2 का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका, कूलाम का स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली क्या निकला मेरे पास, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास इसका मात्रक निकल गया, ठीक है। एग्जाम में कभी पूछ सकता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से विद्युत या निर्वातशीलता की, विद्युत या निर्वात में वायु या निर्वात में
विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, तो ये कूलाम का नियम मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को जोड़कर लिखा जाता है तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं या इस समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर हम एक अनुपात, यहाँ पर एक नियतांक लगाते हैं जिसका नाम क्या है, के। एक अनुपात है, एक नियतांक, अनुपातिक नियतांक है के, ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इसी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को सॉल्व करने पर हमारे पास कितना निकल कर आता है, 9 × 10 की घात 9। ये एक नियतांक है भाई, याद रखिएगा, ठीक है, 9 × 10 की घात 9। एप्सिलॉन नॉट का भी मात्रा को मान होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। अगर कभी एग्जाम में आया तो 8.85 × 10 समथिंग कुछ होता है इसका मान, अपने को याद नहीं है अभी और जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। ये बुक्स वगैरह में आप देख सकते हैं क्या होता है इसका मान करके। क्लियर है भाई। और यहाँ से हमें आपको बता दिया एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं कूलाम के नियम पर, ठीक है। देखिए, मैं ये जो सेशन ले रहा हूँ, ये सेशन मैं ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर इसके कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ और आपको उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न हल करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। कूलाम का नियम देख रहे हैं हम लोग। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या निकल कर आया फॉर्मूला हमारे पास, F = 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या यही फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। हमको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा क्वेश्चन। देखते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 4 × 10 की घात -15 मीटर है। लिखेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाली, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 4 × 10 की घात -15 मीटर है। यही बोला हूँ क्या, यदि उनके बीच की दूरी 4 × 10 की घात -15 मीटर है, ठीक है भाई। ये है हमारे पास क्वेश्चन। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए यदि उनके बीच की दूरी कितना है, 4 × 10 की घात -15। तो यहाँ से जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, हल करते हैं। देखिए, मैं शॉर्ट में ही ज़्यादातर बताता हूँ लेकिन यहाँ पे हल वल के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाली बल की गणना कीजिए बोल रहे हैं, मतलब बल का गणना किसके बीच करना है, दो प्रोटॉन के बीच करना है। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश कितना होता है, तो 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो जानते हैं आप। तो प्रोटॉन पर धनावेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर ये ऋणावेश के फॉर्म में होता है और प्रोटॉन पर ये कैसे फॉर्म में होता है, धनावेश के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, Q1 का मान कितना है, तो 1.67 × 10 की घात -19 कूलम। हाँ ना, बोलो भाई। Q1 का मान कितना लिखा था हमने, प्रोटॉन के लिए है तो 1.66 × 10⁻⁻19 कूलम पहले प्रोटॉन के लिए। दूसरे प्रोटॉन के लिए भी कितना हो जाएगा भैया, 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ऐसा दोनों के बीच की दूरी r का मान कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ये दिया हुआ है हमारे पास। f का मान हम क्या जानते हैं, 9 × 10 की घात 9 × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 9 × 10 की घात 9 कर दिया भैया मैंने। Q1 का मान कितना है, 1.67 × 10⁻⁻19 इंटू 1.67 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई R का मान कितना है, 4 × 10 की घात -15, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप और नीचे लिखता हूं पहले। तो 9 × 10 की घात 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19
-19 डिवाइडेड बाई 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 10 की घात -15 का करेंगे तो 10 की घात -30 हो जाएगा। ये क्लियर है इतना। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए आगे क्या हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया यहाँ पर 9 गुणित 1.6 गुणित 1.6, ये दोनों क्लियर है। 1.6 गुणित 1.6 गुणित 10 की घात वाले को एक साथ लिखते चलते हैं। देखिए तो 10 की घात वाले को एक साथ लिखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 9 आपके पास, 10 की घात -19, 10 की घात -19 और 10 की घात -30 जो है ऊपर जाएगा 10 की घात +30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16। क्लियर है इतना भी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणित 1.6 गुणित 1.6 1.6 गुणित 1.6 और 10 की घात देखिए 19 और 19 38, 30 और 9 39, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 की घात 1 धनात्मक में डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, f का मान कितना हो जाएगा 9 गुणित 1.6 गुणित 16 गुणित 10 की बटा 16 गुणित 10। ये कहाँ से है देखिए 1.6 को अगर मैं 16 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे में 10 का भाग देना पड़ेगा मेरे को, तो ये 10 का भाग दे दिया, ये 10 और ऊपर में जो 10 था वो कैंसल आउट हो गया, ये 16 और ये 16 कैंसल आउट हो गया। तो f बराबर कितना है मेरे पास 9 गुणित 1.6। इसको हल करूंगा तो 9 छिका 54 का 4 हाथ में है 5, 9 एकम 9 और 14, तो 14.4 न्यूटन। ये आ गया भैया मेरे पास आंसर। क्या है इसका मतलब कि दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल 10 गुणित 14.4 न्यूटन का होगा यदि उनके बीच की दूरी कितनी हो जाए 4 गुणित 10 की घात -15 मीटर उनके बीच की दूरी हो तो ऐसा होगा। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन करते जाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदु आवेश, लिखेगा क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर स्थित होने पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने से दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने से 8 न्यूटन का बल लगाते हैं। 8 न्यूटन का क्या करते हैं, बल लगाते हैं। यदि इन्हें जल में रखा जाए, यदि इन्हें कहाँ रखा जाए भाई, जल में रखा जाए, यदि इन्हें जल में रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा, तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा, तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने से 8 न्यूटन का बल लगाते हैं। यदि इन्हें जल में रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा, तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका क्या निकल कर आएगा। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, अच्छा इसको थोड़ा और लिखेगा। दो बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक का मान समान है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या है, बोल रहा है Q है। ठीक है, दूसरा देखिए Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q है, और दूसरा इनके बीच की दूरी R का मान कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। अगर इसको मैं वायु में रखता हूं, अगर मैं इसको कहां पर रखता हूं, वायु में, तो इनके बीच लगने वाला बल का मान कितना होगा, बोल रहा है 8 न्यूटन। कितना होगा इनके बीच लगने वाला बल का मान, 8 न्यूटन। तो वायु के लिए मैं पहले सूत्र लिख लेता हूं, F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है, वायु निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब देखिएगा इस फॉर्मूले में आगे F का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास, 8। F का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास, 8 न्यूटन दिया हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 का मान कितना है Q और Q2 का मान कितना है Q डिवाइडेड बाई R का मान कितना है 1। तो 8 बराबर क्या आया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन 1 या Q स्क्वायर, बस इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। लास्ट क्या लिखूंगा 8 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब इसी का दूसरा देखिए, अगर ये पूरा सेटअप मैं कहां पर करता हूं, जल में। कहां पर करता हूं ये पूरा सेटअप, जल में करता हूं। तो जल में करने पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा Q1, लगने वाला बल क्या हो जाएगा F डैश नाम देता हूं इसका मैं। तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए पूरा कहानी यहीं पर है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या था, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। जब जल में रखेंगे तो यहां पर जल का परावैद्युतांक को गुणा करना पड़ेगा। किसको गुणा करना पड़ेगा, जल के परावैद्युतांक का गुणा करना पड़ेगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K क्या है, जहां लिख देता हूं, देखिए K क्या है, जहां K बराबर जल का परावैद्युतांक, जहां K बराबर क्या है, जल का परावैद्युतांक, ठीक है। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q1 का मान Q, Q2 का मान Q डिवाइडेड बाई R का मान 1। तो F डैश बराबर क्या आया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसको पूरा लिखता हूं मैं Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 QK। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरे पास 2। आया बात समझ में। ये कहां पर पहले किया हमने, वायु में किया, दूसरी बार कहां पर किया हमने, जल में किया। तो क्या अंतर आया, इसके एप्सिलॉन नॉट के साथ जल के परावैद्युतांक का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आपको। और जल का परावैद्युतांक कितना होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, जीएस का क्वेश्चन है 80, जल का परावैद्युतांक कितना होता है 79.7 समथिंग, कुछ नियर अबाउट में 80 लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इक्वेशन 2 को किससे भाग देंगे, इक्वेशन 1 से भाग देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए F डैश बराबर, या F डैश की बटा 8, इक्वेशन 1 में कितना है हमारे पास 8, तो F डैश की बटा 8 बराबर, F डैश का मान कितना है उधर Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K दिया हुआ है वैसा वहां पर, डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। ऐसा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर पलटी मार कर जाएगा और ये हो जाएगा F डैश अपॉन 8 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन Q स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, Q स्क्वायर कैंसल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, F डैश बराबर F डैश की बटा 8 बराबर 1 की बटा K, ये बचेगा भाई मेरे पास। और इसको और जब सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये F डैश बराबर 8 की बटा K, और K का मान कितना है मेरे पास 80, वहां पर बता चुका हूं आपको। तो 8 की बटा 80 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 0.1 न्यूटन। अल्टीमेटली आंसर कितना आया मेरे पास, F डैश बराबर 0.1 न्यूटन। आ रहा है बात समझ में। तो दोनों के बीच लगने वाला बल का मान 8 न्यूटन से घटकर कितना हो जाएगा, 0.1 न्यूटन। आप ग्रेविटेशन के फॉर्म में ऐसा समझिए, ये हालांकि ग्रेविटेशन से वैसा मिलेगा नहीं। आप पानी के अंदर किसी बाल्टी को जब टहलाते हैं तो आप देखे होंगे कि वहां पर कंपेटिवली बल लगाना कम पड़ता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझिए वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो आवेश एक दूसरे को 8 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे थे। कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे थे, 8 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित या आकर्षित कर रहे थे। और जब उसी सेटअप को पूरी तरह से जल में रख दिया गया तो कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 0.1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन देता है जहां पर डाटा कम हो और कॉन्सेप्ट ज्यादा हो, ठीक है, डिवाइड करने वाला जल्दी हो। ये मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताया हूं तब ऐसा है, अदरवाइज आप सिंपल से हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R का मान समान होगा करके। तो इसका शॉर्ट सॉल्यूशन बनता कि F अपॉन F डैश बराबर 1 अपॉन K, ऐसा इसका सॉल्यूशन बनता, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम इस पे और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कूलाम के नियम और उससे आने वाले और अगले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप फोन करके पूछ सकते हैं, संस्थान के टेलीफोन नंबर पर कॉल कीजिए, उनके मोबाइल नंबर पर, और आपके अपने डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। या कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट आ रहा है उसको लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके अधिकतम जो दुविधा है, जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू।